वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा माफ़ी मांग लेना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो आज थोड़ी एक दिन पहले लेट आ रही है, एक दिन बाद आ रही है किन्हीं कारणों से। आगे से ऐसा नहीं होगा, वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेगी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने कैनियन तक की जानकारी ले ली थी। अब जो है अब हम नदी में ही आगे की ओर बढ़ते हुए आगे की जानकारी लेने वाले हैं, टोपोग्राफी के अंदर ही, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्रैंड कैनियन तक देख लिया था। अब क्या होता है, अब आगे की जानकारी देखते हैं। नदियाँ जो होती हैं, आप लोगों को पता है कि वो अपनी ऊपर से प्रवणता से जो है तेज़ी से पर्वतों से तेज़ी से होती हुई आगे बढ़ती है, जिससे उनको नदियों को पर्वत से ताकत मिलती है, ठीक है। ताकत मिलने के कारण वो अपने रास्ते में आए हुए सारी चीज़ों को है वो काट छाँट देती है, तोड़ देती है, सारी चट्टानों को तोड़ देती हैं। तो नदियाँ क्या करती हैं, उनको ढाल से जब ताकत मिलती है, ठीक है, तो वो चट्टानों को तोड़ देती हैं, लेकिन वो मजबूत चट्टानों को नहीं तोड़ पाती हैं, थोड़ी कम नरम या फिर कमज़ोर चट्टानों को जो है वो तोड़ देती है, ठीक है। नदियाँ तोड़ते हुए चट्टानों में को तोड़ते हुए इस तरह से कुछ आगे बढ़ती हैं, ठीक है। कोई भी नदी सीधी तो बहती नहीं है, वो कुछ इस तरह से होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ नदियाँ होती हैं, ठीक है। ये नदियाँ पहाड़ों को तोड़ते हुए इस तरह से आगे बढ़ती हैं, ओके। तो यहाँ पे जो ये आप गड्ढे देख रहे हैं, ये जो नदियों के द्वारा पहाड़ों पे बनाए गए हैं, इन गड्ढों को हम कहते हैं क्या, रेपिडो, ठीक है। इन गड्ढों को हम कहते हैं रेपिडो। इसे ही हिंदी में हम कहते हैं छिप्रिका। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्या, छिप्रिका। इन गड्ढों को देखिएगा, है ना, जो नदियाँ जो इन चट्टानों को तोड़ते हुए जो ये गड्ढे बनाई हैं, और ये जो चट्टानें ऊपरी भाग में जो कुछ दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, इन गड्ढों को हम कहते हैं रेपिडो या फिर छिप्रिका। इसी में जो है ना राफ्टिंग की कॉम्पिटिशन्स इन्हीं गड्ढाधारी नदियों पे राफ्टिंग की कॉम्पिटिशन होती हैं। राफ्टिंग क्या होता है, आप लोग देखे होंगे फिल्मों में या फिर डिस्कवरी में, कि पतली लंबी सी नाव होती है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो चप्पू से खाली दिशा दिखाते हैं, और वो नदी उनको अपनी गति से ही जो आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं रेपिडो या फिर छिप्रिका। इन गड्ढों को रेपिडो या फिर छिप्रिका कहते हैं। अब ये नदियाँ आगे जो बढ़ रही हैं, ये सीधी तो बढ़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं जाकर ये पर्वतों से नीचे भी गिरेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जाकर के ये पर्वतों से भी नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है। तो ये जो पानी पर्वतों से जो नीचे गिर रही है, ठीक है, ये पानी जो पर्वतों से नीचे गिर रही होती है, इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, जलप्रपात। जलप्रपात, इसे हम हिंदी में कहते हैं जलप्रपात। इसे हम कहते हैं झरना, उर्दू में झरना, इंग्लिश में इसे कहा जाता है वाटरफॉल, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में वाटरफॉल करते हैं। ये चट्टानों से नीचे गिरती हुई पानी को हम कहते हैं जलप्रपात या फिर झरना या फिर वाटरफॉल। अब जो है पानी जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, हज़ारों किलो टनों का फिर इसमें ताकत लगता है, जिसके कारण जब ये नीचे गिरती हैं तो फिर ये सपाट भूमि में भी जो है या चट्टानों में गड्ढा बना देती हैं। क्या बना देती है, गड्ढा। आपके छत से ही जब बारिश के दिनों में पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो रोड में, कच्ची रोड में देखिएगा वहाँ पर पूरा गड्ढा हो जाता है जहाँ पर वो पानी गिरता है। इसी तरह से जब झरने जब नीचे गिरते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है, जिससे एक कुंड बन जाता है। क्या बन जाता है, कुंड। इसे कुंड बन जाता है, ठीक है। तो इसे इस कुंड को हम क्या कहते हैं, अवनमन कुंड। क्या कहते हैं हम, अवनमन कुंड। दिस गड्ढा इज कॉल्ड बाय अवनमन कुंड। अवनमन कुंड कब बनता है, जब पहाड़ों पर से नदियाँ जो है नीचे गिरती हैं, तेज़ी से जब नीचे गिरती हैं तो एक गड्ढे का निर्माण कर देती है, जिसे हम कहते हैं अवनमन कुंड। अब सवाल उठता है कुछ, ठीक है। यहाँ पर जब रेपिडो या फिर छिप्रिका बनी थी नदियों द्वारा, तो ये रेपिडो या छिप्रिका किसके माध्यम से बनी थी, कहने का मतलब है अपक्षय के द्वारा बनी थी, अपरदन के द्वारा बनी थी, या फिर निक्षेपण के द्वारा बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो छिप्रिका बनी थी वो बनी थी अपरदन के द्वारा, क्योंकि जो नदियाँ यहाँ पर स्पीड में बहती चली जाती हैं वो अपने साथ बहुत सारी चट्टानें भर कर भी लाती हैं, आप लोगों को पता है। तो चट्टानें इनसे टकराती हैं और अपरदन के द्वारा यहाँ पर गड्ढे बनते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पर पानी भर जाता है, और इन्हीं गड्ढों को हम कहते हैं रेपिडो। लेकिन क्या सवाल उठता है, यहाँ पर क्या, कौन सा कंडीशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, अपरदन होगा, अपक्षय होगा, या फिर निक्षेपण होगा, यहाँ पर क्या होगा अवनमन कुंड में। तो अवनमन कुंड में होता ये है कि यहाँ पर तीनों प्रक्रियाएँ होंगी, क्योंकि जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे
बहुत सारी चट्टानें भी गिरेंगी। अब वो उन चट्टानों में फिर से गिरने वाली चट्टानें टकराएंगी भी, जिन्हें घर्षण भी होगा। घर्षण होने के कारण जो है यहाँ पे बालू या फिर मिट्टियाँ, थोड़े थोड़े मिट्टी जो है यहाँ पर जमा होते जाएंगे, तो यहाँ पर निक्षेपण भी होगा। ठीक है, तो अवनमन कुंड में पानियों के जल के कारण जो है सारी क्रियाएं संभव होती हैं। ओके, अब भाई अवनमन कुंड तो बन गया, ठीक है, पानी गिरने के कारण अवनमन कुंड तो बन गया। अब क्या पानी यहीं पर इकट्ठा रह जाएगा? तो नहीं, यहाँ पर तो हज़ारों टनों खरबों लीटर पानी है, तो यहाँ पर से पानी आगे तो बहेगा ही, पानी आगे बहेगा ही। ठीक है, तो पानी आगे बहने की अवस्था में भी इनके रास्तों पे जो है चट्टानें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चट्टानें आएंगी, वो चट्टानें कैसी हो सकती हैं? या तो पथरीली भी हो सकते हैं या तो फिर मिट्टी नुमा भी हो सकती हैं, लेकिन चट्टानें तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो इनसे होते हुए जो है पानी आगे बढ़ेगा, इनसे होते हुए पानी फिर आगे बहता चला जाएगा। कुछ दूर बाद ऐसा होगा कि ये फिर प्रौढ़ावस्था में ये मैदानी इलाकों से बहने लगेंगे। ठीक है, मैदानी इलाकों से ये बहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कुछ आकार दिखाई पड़ रहा होगा, चट्टानों से बना हुआ आकार, तो ये आकार जो है एस की तरह दिख रहा है, इंग्लिश के अक्षर एस की तरह दिखाई पड़ रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे ये एस आकार की दिखाई पड़ रहा है, इसे ही हम कहते हैं एस आकार की घाटी। इसे हम क्या कहते हैं? एस आकार की घाटी। और इसे ही हम कहते हैं क्या? मीनांडर। क्या कहते हैं इसे हम? मीनांडर। इस एस आकार की घाटी को ही मीनांडर कहा जाता है। जैसे कि आई आकार की घाटी को कैनियन कहते थे, वैसे ही इस एस आकार की घाटी को है हम मीनांडर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस आकार की घाटी किसे कहते हैं, तो वो मीनांडर ही आएगा। इसकी ये अवस्था भी पूछा जाता है कि ये मीनांडर जो है किस अवस्था में बनता है, तो मीनांडर प्रौढ़ावस्था में बनता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में बनता है। मीनांडर कब बनता है? प्रौढ़ावस्था में बनता है। ठीक है, अब क्या होती है, नदियाँ जब बह रही होती हैं ना, तो इनको जो है ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होकर बहना पसंद नहीं होता है। ठीक है, ऊपर भी आप लोग जब देखे थे पर्वत में जब नदियाँ बह रही थी, तो उनके रास्ते में कुछ भी आ रहा था तो वो उन्हें काट छाँट दे रही थी, एकदम बर्बाद कर दे रही थी। ठीक है, इसी तरह से जब ये नीचे अवस्था में आती हैं, प्रौढ़ावस्था में, जबकि इनकी ताकत कम होती है, प्रौढ़ावस्था में अपेक्षाकृत पर्वतों में बहने के अपेक्षाकृत इनकी ताकत यहाँ पे कम होती है, फिर भी जब नदियाँ यहाँ पर बह रही होती हैं तो वो इन ऐस आकार की घाटियों को, इन टीलों को जो है काटने की कोशिश करती है। क्यों काटने की कोशिश कर रही होती हैं? क्योंकि इनको सीधा बहना होता है। ठीक है, इस तरह से सीधा बनना होता है, सीधा बहना होता है, जिसके कारण से ये जो है इन ऐस आकार के घाटियों को ये काटती हुई चली आती हैं। ठीक है, तो जब ये कट जाती है ना, ये कट जाते हैं छाँट करके, जब ये आकार ये जब कट जाता है, ये वाला ऊपर का टीला जब कटने लगता है, तो ये छट कट के बनने के कारण इसे हम कहते हैं छाटन झील। क्या कहते हैं इसे हम? छाटन झील। लेकिन ये बोलचाल की भाषा में इसको छाटन झील तो नहीं कहते चलेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, आपको आंसर ये नहीं पूछेगा कि छाटन झील कैसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे टेक्निकल भाषा में ही पूछा जाएगा, जियोग्राफिकल भाषा में पूछा जाएगा, तो इसे हम कहते हैं छाटन झील। क्यों? लेकिन ये दिखता कैसे है? गाय के खुर की तरह दिखता है। ठीक है, उल्टे गाय के ऊपर खुर की तरह दिखता है, इसे ही हम कहते हैं गोखुर झील। इसे हम कहते हैं गोखुर झील, और इसे ही कहा जाता है इंग्लिश में ऑक्सबुल लेक्स। इसे कहा जाता है इंग्लिश में ऑक्सबुल लेक्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि गोखुर झील कैसे बनता है या फिर ऑक्सबुल लेक्स कैसे होते हैं। तो ये नदियों में द्वारा काटे हुए चट्टानों को, ठीक है, काटे हुई चट्टानों को अलग कर देने के कारण जो झील बनता है, उसे हम कहते हैं गोखुर झील या फिर ऑक्सबुल लेक्स। ये भी जो है मिडिल कोर्स में ही होता है, प्रौढ़ावस्था में ही बनता है। यहीं पर जो है मीनांडर जो है अब सीधा होने लगता है। क्या होने लगता है? ये मीनांडर जो है सीधा होने लगता है। ये मीनांडर जो है अब सीधा होने लगता है। ठीक है, ये भी मिडिल कोर्स में ही बनता है। अब हम देख लेते हैं आगे नदियों द्वारा ही बनने वाले प्राकृतिक तटबंध के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध कि ये प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनकी खासियत क्या होती है। ठीक है, तो होता ये है, जब प्रौढ़ावस्था में नदियाँ जब बह रही होती हैं तो उनकी ताकत कम होने लगती है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में ताकत जो है नदियों की कम होने लगती है। ये धीरे धीरे बह रही होती हैं भैया गाँवों से, तो ये अपने साथ जितनी मिट्टियाँ लाई होती हैं,
गाँवों में खेती करने वाले लोग इसको अच्छी तरह से देखे होंगे, जान पाएंगे कि जब वो नदी किनारे खेती कर रहे होते हैं तो उनके खेतों के किनारे जो है, नदियों से सटे हुए खेतों के किनारे बहुत सारे यहाँ पर जो है मिट्टी जमा हुई होती है। ठीक है, मिट्टियाँ जो है यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे जमा हुई होती हैं। ये मिट्टियाँ देखे होंगे नदी के किनारे। तो नदियाँ क्या करते हैं कि अपने साथ जो मिट्टी लाई होती है वो उसको, इधर भी क्या होता है, गांव होते हैं। ठीक है, इधर गांव होते हैं और ये नदियाँ जो हैं मिट्टियों को अपने तट पर छोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, ये मिट्टी यहाँ पर छूट जाती है और नदी जो है आगे बढ़ती चली जाती है। तो नदी के परत दर परत बनने वाली दीवार को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। इन परतों का बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये परतें नहीं होंगी तो नदियों का पानी क्या होगा, खेतों में चढ़ा जाएगा या फिर गाँवों में ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। और जब ये तटबंध नहीं बनते हैं तो फिर इंसानों द्वारा ही सीमेंट की बोरी या फिर बालू की बोरियों से जो है तट जो है तैयार किया जाता है। लेकिन उससे हम प्राकृतिक तटबंध नहीं कहेंगे, मनुष्यों द्वारा जो बंध बनाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं बांध। क्या कहा जाता है उन्हें? बांध। ये प्राकृतिक तटबंध या फिर नेचुरल लेवीज जो बनते हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक तटबंध या फिर नेचुरल लेवीज जो बनते हैं वो अक्सर जो है नदियों के घुमाव में ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, नदियों के घुमाव में क्या ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जब पानी यहाँ से गुजर रही होती है तो यहाँ पर टकराती ज़्यादा है, यहाँ टकराती ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है मिट्टियाँ ज़्यादा जमा हो जाती हैं। तो ये नदियों के घुमाव में ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, और इनका बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाई होती है, ये नदी जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाई होती है, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, ये खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें कोई भी फसल जो है बहुत आसानी से जो है उग जाती है। लेकिन बशर्ते इसके लिए शर्त होना ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा बाढ़ में बह के मत आ जाए, जिससे कि पूरा गांव या फिर पूरा खेत ही डूब जाए, या फिर आधे पैर जितना होगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है किसानों के लिए। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेती हो जाती है। ठीक है, ये खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये भी जो है निक्षेपण के कारण ही बनता है, निक्षेपण के कारण ही ये संभव हो पाता है। ठीक है, निक्षेपण के कारण ही बन पाता है। और इसे यहीं पर जो है मीनांडर जो है सीधा होने लगता है। ठीक है, ये ऐसा आकार की वैली जो है सीधी होने लगती है। प्रौढ़ावस्था में अब जब नदियाँ और आगे बह रही होती हैं, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में नदियाँ आगे बह रही होती हैं जब, तो ये मैदानी इलाकों में फिर प्रवेश करने लगती है। और मैदानी इलाकों में प्रवेश करने का कारण इनकी शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा धीमी पड़ने लगती है। इनके बहने की ताकत बहुत ज़्यादा धीमी पड़ने लगती है। जितना कि प्रचंड ये पहाड़ों पर होती है, उतना ही सुस्त ये मैदानी इलाकों पर आके होने लगती है। सुस्त होने के कारण अब क्या होता है कि नदियाँ कई दिशाओं में बंटने लगती है। नदियाँ कई दिशाओं में बंटने लगती हैं भाई, एक जगह तो बहेगी नहीं। अब ये धीरे धीरे लुसुर नाली जैसे जो है कई दिशाओं में बंटकर बहने लगती है। ठीक है, और कई दिशाओं में बहने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, वितरिका। क्या कहते हैं इसे हम? वितरिका। वितरित हो जा रही है। ठीक है, ये अब जो है वितरित हो जा रही है, बंट जा रही है, जिसके कारण हम इसे कहते हैं क्या? वितरिका। और यहीं पे क्या होता है कि जब ये नदियाँ बह रही होती है ना, तो इनके साथ कुछ मिट्टी भी होती है, तो उनको उन मिट्टियों को जो है आगे ले जाने की इनमें ताकत नहीं होती है। तो क्या होता है, ये जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है ना, ये तो नदी अपने रास्ते में बह रही है, और ये जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अपने साथ मिट्टी लाई होती है, इसे ये छोड़ती हुई आगे बढ़ चली जाती है। इन मिट्टियों को ये छोड़ती हुई आगे चली जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये जो काले रंग से दिख रहा है, काले रंग में ये जो है मिट्टी है जो नदियाँ लाई थी, उन्हें ये यहाँ पर छोड़ चुकी हैं। तो ये मिट्टी कहलाती है, छोड़ी हुई मिट्टी कहलाती है क्या? डेल्टा। क्यों कहलाती है डेल्टा? क्योंकि ये देखिए डेल आकार की दिख रही होती है, मैथ्स के डेल आकार की दिख रही होती है, जिसके कारण हम इसे डेल्टा कहते हैं। और कई दिशाओं में बढ़ जाने के कारण हम इसे कहते हैं क्या? वितरिका। यहाँ पर नदियों का शक्ति बहुत कम होने लगता है, क्योंकि नदियों को शक्ति मिलती है भैया उनके ढाल से। यहाँ पर ढाल तुम होता नहीं, ख़त्म होने लगता है। तो यहीं पर जो है नदियाँ सुस्त होने लगती हैं, बटने लगती हैं, और अपनी मिट्टियों को छोड़ते हुए डेल्टा आगे बनाने लगती हैं, डेल्टा बनाने लगती है। ठीक है, और ये जो है धीरे धीरे बनता है, बहुत मंद मंद गति से बनता है, जिसे ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या? रोधिका। धीरे बनने के कारण
धीरे बनता है, ठीक है, धीरे बनता है, जिसे कहते हैं रोधिका। राधिका नहीं है, रोधिका कहते हैं, ठीक है, जिसे हम रोधिका कहते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे समझिएगा क्या होगा कि रोधिका बनने के बाद पानी जब नदियाँ जब यहाँ पर बट जाती हैं तो ये आखिरी में जो है ना समुंदर में विलीन होने लगती हैं, यहीं पे नदियों का अंत होने लगता है। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ एस्टुरी वगैरह बनती हैं, तो वो कैसे बनती हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। नदियाँ जब समुंदर में मिलती रहती हैं तो उनसे पहले क्या होता है, उनसे पहले नदियों के ऊपर और नीचे, ये नदी है, इसके ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों छोर और क्या होता है, पर्वत आ जाते हैं, ठीक है, पर्वत आ जाते हैं। अब ये भाई ढाल में तो बह नहीं रही है, मैदानी का इलाके में बह रही है, जहाँ पर इसकी ताकत जो है बहुत कम हो गई है ना, सुस्त हो गई है अब ये नदी। तो अपने साथ जो मिट्टी ला रही होती है ना, तो इनके यहाँ पर कुछ इनको कंडीशन अप्लाई मानना पड़ता है एकदम, क्योंकि ये सुस्त हो चुकी हैं, इनके अंदर ताकत नहीं हो रहती है, इसी कारण जो है कुछ कंडीशन होती हैं जो इन नदियों को मानना पड़ता है। यहाँ पहुँचने पर पर्वत क्या होता है भाई, पर्वत क्या इनसे कहता है कि पर्वत कहता है कि या तो तुम हमको काट के आगे बढ़ जाओ, या तो जो अपने साथ मिट्टी तुम लाई हो उसको जो है समंदर में आगे बढ़ती हुई चली जाओ। तो नदियों में उतनी ताकत होती नहीं है कि ये पर्वतों को काट पाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि नदियाँ जब समंदर में गिरती हैं तो अपने साथ जितना कचरा लाई होती है ना, तो अपने कचरे को ये समंदर में इस तरह से गिरा देती है, समंदर में यहाँ पर गिरा देती है। आप एक ही जगह कचरा फेंकिएगा तो देखिएगा कचरे का आकार जो है इस तरह से उठने लगेगा, ऐसा आकार कचरे का उठने लगेगा। खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मिट्टी को इधर फेंक के देखिएगा, वो इस तरह से गिर के जमा होने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गिर के जो है जमा होने लगते हैं। फिर ज्वार भी आता है, ज्वार इनमें टकराने से कारण क्या होता है कि जो फैली भी होती है वो मिट्टियाँ भी ऊपर की ओर उठकर इस तरह की आकृति बनाने लगती हैं, जो एक गाय के नाल की तरह दिखती हैं, लेकिन उल्टा, ठीक है। ये देखिए उल्टा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे गाय का नाल, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्वार नद, क्या कहते हैं, ज्वार नद। इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्चुरी। इंग्लिश में इसे हम कहा जाता है एस्चुरी, क्योंकि ये देखिए उल्टा नाल की तरह दिखाई पड़ रहा है, इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, एस्चुरी या फिर ज्वार नद। क्यों बन रहा है ये ज्वार नद, क्योंकि यहाँ पर जो है चट्टानों में मिट्टियाँ नहीं रहेंगी, ठीक है। नदियाँ जो है अपने साथ लाए कचरों को आगे गिरा देंगे, क्योंकि चट्टानों को चीर भी नहीं सकती हैं, ठीक है। इसी कारण क्या होगा कि ये अपनी साथ लाई मिट्टी को भी आगे गिरा देंगी, ठीक है, जिसके कारण बन जाता है ज्वार नद या फिर एस्चुरी। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है क्या कि भाई संभव है क्या कि जो मिट्टी एस्चुरी बना रही है वो मिट्टी डेल्टा भी बनाए हम, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। एस्चुरी या फिर डेल्टा बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, कि एस्चुरी तभी बनेगा जब नदियों के ऊपर और नीचे जो है पर्वत होंगी। क्या होंगी, पर्वत होने के कारण ये होगा कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो ना इधर बढ़ पाएगी ना ऊपर बढ़ पाएगी, ठीक है। तो वो तो मिट्टी जो है वो नदी के दिशा में ही रहेगी, इसी कारण जो है मिट्टी जो है पूरा गिरने के कारण जो है एस्चुरी बनाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या एस्चुरी और डेल्टा एक साथ बन सकता है, तो हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा कि ये जब नदी यहाँ से बह रही है, इसके ऊपर और नीचे जो है पर्वत थे तो वहाँ पर एस्चुरी बन रही थी, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी एक साइड ही पर्वत होगा, नदी के ऊपर साइड ही पर्वत होगा, नदी के नीचे साइड पर्वत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा फिर देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ समझिएगा। जब नदी की एक साइड पर्वत होगा तो यहाँ पर तो मिट्टी नहीं टिकेगी, ऊपर मिट्टी तो जो है नीचे गिर जाएगी, मिट्टी नीचे गिर जाएगी, जहाँ पर यहाँ पर फिर एस्चुरी बनेगा, ठीक है, एस्चुरी यहाँ पर बनेगा। मिट्टी नीचे गिर जाने के कारण यहाँ एस्चुरी तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है पर्वत नहीं है, यहाँ पर का इलाका खाली है, जिसके कारण मिट्टी इधर भी फैल जाएगी, ठीक है, मिट्टी इधर की ओर भी ये फैलने लगेगी, कि जिसके कारण यहाँ पर डेल्टा बनेगा। तो इस कंडीशन में डेल्टा बनेगा। यदि पूछा जाए कि क्या एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण एक साथ हो सकता है, तो जी हाँ, डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण एक साथ हो सकता है, बशर्ते नदी की एक ओर ही पर्वत होनी चाहिए, दूसरी ओर नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण कि वो मिट्टी का रास्ता नहीं छेकेगी, ठीक है, नहीं छेकेगी। अब क्या होगा देखिएगा, ठीक है,
अब आप लोगों को प्रूफ भी दिखाते हैं कि कैसे जो है एस्चुरी और डेल्टा एक साथ बनती है। ठीक है, हमारा भारत, ठीक है, हमारा भारत उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हमारा भारत उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में बटा हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर देखिएगा, पहले पश्चिम की ओर, पश्चिम में जो है दो नदियाँ बहती हैं, पश्चिम में दो नदियाँ बहती हैं, पहाड़ों से होती हुई बहती है। पश्चिमी घाट में दो नदियाँ पहाड़ों से होती हुई बहती हैं। पहला कौन? नर्मदा। नर्मदा कैसे बहती है? ऐसे जाके गिरती है। ठीक है, ऐसे नर्मदा नदी कुछ इस तरह से जाके गिरती है, पश्चिमी घाट में कुछ इस तरह से जाके गिरती है। और यहाँ पर होते हैं उसके दोनों ओर, क्या होते हैं, दोनों ओर इसके पर्वत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नदी जो बह रही है इसके दोनों ओर पर्वत हो रहे होते हैं। और इसी की एक और इसी की और एक बहन भी साथ में बह रही होती है जिसका नाम होता है ताप्ती। ठीक है, एक और नदी बह रही होती है जो है ताप्ती, और वो भी जो है इसी दिशा में बह रही होती है, इसी दिशा में। जैसे ये लाइन खींचा हुआ है ना, कुछ इसी डायरेक्शन में ये नदी बह रही होती है, ताप्ती। पहला तो नर्मदा और यहाँ पे ताप्ती। इन दोनों ही नदियों के ऊपर और नीचे क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं, पहाड़े होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर डेल्टा नहीं बन पाता है। यहाँ पर जो मिट्टियाँ आ रही होती है वो मिट्टी जो है समंदर में पूरी इस तरीके से गिर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बनता है एस्चुरी। क्या बनता है यहाँ पे? एस्चुरी बनता है। यहाँ पर जब मिट्टी गिर जाती है तो यहाँ पे बन जाता है क्या? एस्चुरी। लेकिन इसके पूर्वी साइड में देखा जाए, ठीक है, पूर्वी साइड में इधर क्या होता है कि एक गंगा नदी भी बह रही होती है, वो बह रही होती है इस तरह के, ठीक है, इस तरीके से बह रही होती है। और यहीं पर बह रही होती है गोदावरी। गंगा नदी तो भाई बहते हुए क्या होता है कि आगे चल के बांग्लादेश में समा जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, गोदावरी नदी भी कुछ इस तरीके से बह के आती है। ठीक है, ये हो गई हमारी गंगा और ये हो गई हमारी गोदावरी। गंगा नदी के कंडीशन में ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है उखाड़ उखड़ी के जो है लेकर के आती हैं और आखिरी में बांग्लादेश में बन जाती है। लेकिन इसी गंगा नदी के द्वारा बनाए हुए डेल्टा को, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, गंगा नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ तरह तरह के पेड़ जो हैं उगे हुए हैं और जानवर यहाँ पर अपना जो है वास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गोदावरी जो है वो क्या बनाती है, एस्चुरी या फिर डेल्टा को। लेकिन ठीक है, तो गोदावरी यहाँ पर क्या करती है कि मैदानी इलाकों से बह के आ रही होती है। ठीक है, गोदावरी मैदानी इलाकों से बह के आ रही होती है। मैदानी इलाकों से बहकर आने के कारण होता ये है कि इसमें बहुत ही सारा कचरा, बहुत सारा मिट्टी होता है, जिससे कारण ये समंदर में जब अपना मिट्टी गिराती है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्चुरी इकट्ठा हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। साथ ही साथ इसकी एक और पहाड़ी होने के कारण इसकी एक और डेल्टा का भी निर्माण होता है। ठीक है, गोदावरी में एक और ऊपर की ओर पर्वत है और एक और पर्वत नहीं है, जिसके कारण से एस्चुरी तो बनता है, साथ ही साथ गोदावरी नदी में डेल्टा भी बन जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये पूछ देता है कि क्या नर्मदा और ताप्ती नदी और अपेक्षाकृत गोदावरी नदी, इन तीनों में सबसे बड़ा एस्चुरी किसका होगा? सवाल यहाँ पर बनता है, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी में सबसे बड़ा एस्चुरी किसका होगा? तो इसमें जो है सबसे बड़ा एस्चुरी जो बनेगा गोदावरी नदी का। अब आप लोग सोचेंगे गोदावरी नदी का कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पर की मिट्टी जो है एस्चुरी भी बना रही है और डेल्टा भी बना रही है, यहाँ की मिट्टी तो बढ़ जा रही है, फिर कैसे यहाँ पर बड़ा एस्चुरी बनेगा? तो देखिए, होता यह है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये पर्वतों से बह कर आ रही होती है। ठीक है, पर्वतों से बह के आने के कारण क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा नहीं इकट्ठा हो पाता है। पर्वतों का पानी जो है साफ़ होता है, देखे होंगे आप, चट्टानों से जो निकलने वाली पानी थी वो साफ़ होती है। ठीक है, लेकिन गोदावरी नदी क्या हो रहा है कि गोदावरी नदी मैदानी इलाकों से बहकर आ रही है। मैदानी इलाकों से बहकर आने के कारण इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ये एस्चुरी और डेल्टा दोनों एक साथ बना देती है। ठीक है, एस्चुरी और डेल्टा बना देती है और इसका एस्चुरी भी नर्मदा और ताप्ती के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर इतना?
तो यहीं पे जो है हमारी नदी का कहानी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आके फिर नदियाँ जो है समुद्र में विलीन होने लगती हैं और नदियाँ जो है यहाँ पर आके ख़त्म होने लगती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा नदी का टॉपिक यहाँ पर आज ख़त्म होता है। प्लीज़ अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट पे अपना सवाल ज़रूर छोड़ दें, जिससे हम एक वीडियो बनाकर आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।